हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का लक्ष्य अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि मैंने आप सभी से वादा किया था कि केमिस्ट्री का जो है फिजिकल का एक वीडियो, ऑर्गेनिक का एक वीडियो और इनऑर्गेनिक का एक वीडियो, यानी कि केमिस्ट्री का 3 वीडियो मैंने आपको प्रोवाइड करने का जो वादा किया था, उस वादे के मुताबिक आज ये आपको पहला वीडियो मिल जा रहा है जिसमें हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री को देखने वाले हैं। इसमें जितने भी मैंने आपको यहाँ बताया है सारा चीज आप अच्छे से ध्यान से देख लेना और आप सभी इसका नोट बना लेना और इसको रट लेना, खा लेना, अपने दिमाग में इसको फिट कर लेना, क्योंकि जो भी मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ मैंने आपको पहले ही कह दिया है, आपसे पहले ही वादा कर दिया है कि जो भी बताऊंगा उससे सवाल आएगा ही आएगा। अगर मैंने यहाँ पे आपको 10 टॉपिक बता रहे हैं, 10 क्वेश्चन बता रहे हैं, तो उसमें से 3 से 4 टॉपिक से सवाल आएगा ही आएगा। तो आराम से ध्यान से इसको देखो। चलिए बिना किसी देरी के वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है मोलरता, जिसको अंग्रेजी में मोलरिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोलरिटी। इसका डेफिनेशन फटाफट से देख लेते हैं क्या है। विलयन के प्रति लीटर आयतन में उपस्थित विलय की मोलों की संख्या को मोलरता कहते हैं। यानी कि कोई विलयन है, उस विलयन में विलय के मोलों की संख्या को देखना है। कब? जब आयतन हमको लीटर में दिया रहे, तो प्रति लीटर आयतन में विलय के कितने मोल उसमें उपस्थित हैं उसको हम लोग बोलते हैं मोलरता। अब मोलरता का फॉर्मूला होता है विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन। आयतन होना चाहिए लीटर में। अगर लीटर में नहीं है, ml में दिया हुआ है या सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है, तो उसको 1000 से भाग दे दोगे तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। इसका अगर मात्रक देखें तो मोल प्रति लीटर इसका मात्रक होता है। और यहाँ पे जो मोलों की संख्या है इसको निकालने के लिए मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। मोलों की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है दिया गया द्रव्यमान, जो द्रव्यमान सवाल में दिया होता है, बट्टा में उसका आणविक द्रव्यमान को उससे भाग दे देंगे तो मोलों की संख्या निकल जाएगी। ये तो मैंने आपको बताया ml में या सेंटीमीटर क्यूब में हो तो 1000 से जैसे ही भाग दोगे तो वो लीटर में चेंज हो जाएगा। देखो, ये जो मोलरता होता है वो तापमान में निर्भर करता है, यानी कि तापमान अगर परिवर्तित होगा तो मोलरता भी चेंज हो जाएगा। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर के सवाल में आने का ही संभावना है। हालांकि 1-2 साल में देखा हुआ है कि ये आता ही आता है, तो इसको भी आप ध्यान से समझ लेना। जिसके फॉर्मूला में आयतन आएगा तो बस समझ लेना वो तापमान के चेंज होने से चेंज हो जाएगा। ठीक, अच्छा, इसे जो है बड़ा एम से सूचित करते हैं, इसे बड़े एम से सूचित करते हैं। तो फटाफट से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ले लिया स्क्रीनशॉट? थोड़ा सा और ले लीजिए, इधर ले लिया। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग दूसरा टॉपिक क्या है। अब हमारा दूसरा टॉपिक है मोललता। मोललता को इंग्लिश में मोलैलिटी बोलते हैं। ठीक, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशन है विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को मोल लता कहते हैं। क्या कह रहा है कि विलायक के प्रति किलोग्राम में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या, कितने मोलों की संख्या है विलायक के प्रति किलोग्राम में, उसको हम लोग मोललता कहते हैं। और इसे छोटा एम से सूचित करते हैं। इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है विलय के मोलों की संख्या बटा विलायक का द्रव्यमान, किसमें? केजी में। बस कुछ चेंज नहीं हुआ है, यहाँ बस विलयन का जो आयतन था उसी को चेंज कर दिया है, विलायक का द्रव्यमान हो गया है। द्रव्यमान होना चाहिए केजी में। अगर ग्राम में दिया हुआ है तो 1000 से आप भाग दे दो। अगर 1000 से भाग दे दोगे तो वो केजी में चेंज हो जाएगा। इसका मात्रक देखें तो मोल प्रति केजी इसका मात्रक होता है। ये तो मैंने आपको बताया कि ग्राम में अगर हो तो आप उसको 1000 से भाग दे दोगे तो वो केजी में चेंज हो जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाक से। ले लिया? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। अगला है मोल प्रभाज्य, जिसको हम लोग मोल अंश के नाम से भी जानते हैं, मोल फ्रैक्शन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक, इसका डेफिनेशन क्या है? विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को मोल प्रभाज्य कहते हैं। ठीक, यानी कि विलयन है कोई, विलयन में घटक मिला हुआ, घटक मतलब जैसे कि चीनी और पानी को घोल करके शरबत बनाए तो शरबत विलयन हो गया, चीनी और पानी घटक हो गया।
तो वही कह रहा है कि विलयन में उपस्थित किसी एक घटक का मोलों की संख्या तथा कुल मोलों की संख्या के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, मोल परभाज कहते हैं। ठीक, इसको हम लोग जीटा, ये इसको क्या बोलते हैं, जीटा बोलते हैं, या फिर इसको जो बड़ा सा एन इस तरीके से है इसको बोलते हैं ईटा। तो इसे जीटा या ईटा से सूचित किया जाता है। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके फॉर्मूले में हम लोग चलते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, अब चलिए इसके फॉर्मूले में। ठीक, यदि विलयन में दो घटक, एक ए तथा एक बी, मतलब ए मान लो पानी है और बी चीनी है, दोनों को मिलाकर के शरबत बनाया, मीठा पानी। ठीक, तो कहेगा कि ए का मोल प्रभाज निकालिए। तो कैसे निकालेंगे, ए का जब मोल प्रभाज निकालना होगा तो ए के मोलों की संख्या को रखेंगे ऊपर, बटा में कुल मोलों की संख्या, ए के मोलों की संख्या बटा कुल मोलों की संख्या। यही तुम आपको बी का मोल प्रभाज बोले, तो जिसका मोल प्रभाज बोलेगा उसके मोलों की संख्या ऊपर रखेंगे, आप बट्टा में कुल मोलों की संख्या। आई होप कि आपको ये चीज आप समझ में आ गई होगी। इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे है हमारा राउल्ट का नियम। देखिए, राउल्ट का नियम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसका जो है मैंने वीडियो बना दिया है, आप वीडियो अगर लॉन्ग वाला देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं। यहाँ पे हम लोग शॉर्टकट में चलेंगे। तो राउल्ट का नियम क्या कहता है, विलयन में उपस्थित प्रत्येक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब होता है वो उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। यानी कोई विलयन है, उसमें उपस्थित प्रत्येक घटक का, हर एक घटक का जो आंशिक वाष्प दाब है, पार्शियल वेपर प्रेशर जो है, उस घटक के मोल प्रभाज के समानुपाती होता है। ठीक, और यहाँ पे फॉर्मूला आप समझ, यहाँ पे आप याद कर लीजिएगा, पी ए का मतलब पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए, यानी कि ए का आंशिक वाष्प दाब। जहां पर देखिए यहाँ पे नॉट लगा है, यहाँ पे नॉट नहीं लगा, जहां नॉट लगा होगा वो शुद्ध वाष्प दाब होता है, जिसमें नॉट नहीं लगा होता वो आंशिक होता है। तो ये आंशिक वाष्प दाब है, ए का आंशिक वाष्प दाब बराबर क्या होगा, इसका शुद्ध वाष्प दाब और इसका मोल प्रभाज का गुणनफल। उसी तरीके से बी का, तो बी का आंशिक वाष्प दाब बराबर बी का शुद्ध बी का वाष्प दाब गुना इसका मोल प्रभाज। ठीक, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। राउल्ट का नियम भी मैंने आपको बता दिया। अगला है हेनरी का नियम। तो हेनरी का नियम क्या कहता है कि किसी गैस का वाष्प दाब, हेनरी का नियम क्या कहता है, किसी गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि कोई गैस है, उस गैस का वाष्प अवस्था में आंशिक दाब, जो उसका आंशिक दाब होता है, उस विलयन में गैस के मोल अंश के समानुपाती होता है। यानी कि आंशिक दाब समानुपाती होता है उसके मोल अंश के। अगर समानुपाती का साइन हटाएंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा जिसको KH बोलते हैं। KH क्या है, हेनरी नियतांक। तो ये रहा हेनरी का नियम, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।